हेलो स्टूडेंट्स, चुंबकत्व पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे तारों के बारे में, तारों में कैसे फोर्स लगता है, बल लगता है और कैसे उनसे बीच फोर्स लगता है, उन पे कैसे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, काफ़ी आगे तक हम आ गए हैं चुंबकत्व पढ़ते पढ़ते। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बचती है जो मैंने आपको बताई थी शुरू में जब हम कर रहे थे, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल या चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। चुंबकीय द्विध्रुव क्यों पढ़ना है हमें, पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए कि मुझे पढ़ना है तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, और क्यों मुझे जानना ज़रूरी है और क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, आपकी 10th क्लास तक लेके चलता हूँ, या उससे भी पहले जब आपने सबसे पहले मैग्नेट के बारे में सुना होगा या आपने सबसे पहले घर में मैग्नेट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। ठीक है, जब हम साथ सेम पोल आप समझते हैं, ठीक है, जब हम सेम पोल को पास में लेकर आते हैं तो वो रिपेल करने लगती है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है उसके बीच में, और जब हम अपोजिट पोल को पास में लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो एक दूसरे में चिपक जाती है तो आकर्षण हो जाता है उसके अंदर। तो हमने बोला कि भैया ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है, इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और हमने बोला कि जो मैग्नेट होती है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करती है। क्यों बोला हमने इसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह? हमने बोला कि इसके अंदर दो पोल होते हैं और ये अकेले अकेले कभी नहीं रह सकते। ये पोल कभी भी अकेले अकेले नहीं रह सकते। ये हमें बचपन में बता दिया जाता है कि इसका नॉर्थ पोल मान लो, ठीक है, इसको साउथ मान लेते हैं, इस वाले को, इसको साउथ पोल मान लो, इसको नॉर्थ पोल मान लो, और ये पोल्स कभी भी अकेले अकेले रह ही नहीं सकते। ठीक है, जब भी आप इसको तोड़ दोगे बीच में से मैग्नेट को तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि फिर से इसने एक नॉर्थ डेवलप कर लिया और एक साउथ डेवलप कर लिया। ठीक है, और वो अपना पोल फिर से बना लिया उसने। ठीक है, ऐसा हमें बताया गया था। ठीक है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात भी करी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और साउथ में एंटर होती हैं और साउथ के अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले तो हमें ये पता चला, बाद में हमें पता चला कि अरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये निकल रही हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो चुंबक के अंदर भी है। चुंबक के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब चीज़ हम जानते हैं कि उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये अंदर जुड़ेंगी। ठीक है, ये अंदर जुड़ जाएंगी, मतलब अंदर जुड़ रही हैं, बाहर तो जुड़ेंगी ही, और ये अंदर भी जुड़ जाएंगी, ये अंदर भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं क्लोज लूप बना रही हैं। क्या बना रही हैं? क्लोज लूप बना रही हैं। ठीक है, ये क्लोज लूप बना रही हैं। ठीक है, एक बंद पथ बना रही हैं। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा बंद पथ बनाती हैं, हमेशा बंद पथ बनाती हैं। और इससे हम ये भी कह पाए कि मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल द्विध्रुव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोनोपोल मिल रहा हो आपको। मोनोपोल मिल रहा हो मतलब, मोनोपोल का मतलब कि या तो सिर्फ नॉर्थ मिल रहा हो या सिर्फ साउथ मिल रहा हो, या तो सिर्फ नॉर्थ मिल रहा हो या सिर्फ साउथ मिल रहा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नॉर्थ और साउथ को बना सके। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चुंबकीय जो रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं, ठीक है, ये बंद पथ बना रही हैं, ये बंद पथ बना रही हैं, ये बंद पथ बनाएंगे, हाँ कि ना? ठीक है, तो हम जानते हैं कि बंद पथ बनाइए, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं हम बात करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल वो था, डाइपोल था, जो विद्युत द्विध्रुव था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज होते थे। तो प्लस क्यू अकेला भी रह सकता है और माइनस क्यू अकेला भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन इनको साथ में ले आते हैं तो डाइपोल बन जाता है, ऐसी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अकेले अकेले भी रह सकते हैं और ये साथ साथ भी रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो रेखाएं हैं वो क्यू से शुरू हो रही हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, और ये कहीं भी बंद पथ नहीं बना रही हैं, ये बंद पथ नहीं बना रही हैं। आप देख सकते हो, आप जानते हो कि बंद पथ नहीं बनाएंगे। अगर बंद पथ नहीं बना रही हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोनोपोल यहां पर बनेगा, यहां पर मोनोपोल बनेगा। मतलब मोनोपोल का मतलब या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, यहां पर भी देखोगे आप तो फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही हैं, यहां पर भी कहीं मोनोपोल, यहां पर भी डाइपोल नहीं, सॉरी, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, बंद पथ नहीं बनेगा, हाँ कि ना? यहां पर ही बंद पथ नहीं बनेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में तो ये चर्चा हुई थी हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की जब बात करी थी, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की जब हम बात करें तो हमने ये सब चर्चा करी थी। ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं अपने मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर, तो यहां हम देखते हैं कि हमेशा ही क्लोज लूप बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी जब भी बनती हैं, जहां भी बन रही हैं, वो हमेशा क्लोज लूप बना रही है, एक बंद पथ बना रही है। तो बंद पथ बनाने के कारण हम कह सकते हैं कि ये हमेशा ही डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मोनोपोल बन ही नहीं सकता, बना नहीं सकते, हम अकेला रह नहीं सकता, वो खुद के अंदर एक दूसरा पोल डेवलप कर लेगा। ठीक है,
तो ये चीज समझ में आती है। उससे समझ में आया कि हमेशा डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, तो फिर हमें पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है इसको, अगर डाइपोल ही एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, अगर डाइपोल ही एग्जिस्ट कर रहा है तो हम देखेंगे कि डाइपोल की वजह से ही सारे के सारे मैग्नेटिक फिनोमेना, जितने भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, मैग्नेट की वजह से, वो डाइपोल के कारण घट रही हैं। किसके कारण घट रही हैं? डाइपोल के कारण घट रही हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से, खाली चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से, या मैं उसको मोनोपोल बोलूं, ठीक है, तो उसकी वजह से घटनाएं घट रही थी। इसलिए हमारा चार्ज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ज के द्वारा उत्पन्न फील्ड, चार्ज के द्वारा उत्पन्न पोटेंशियल, ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने यहां उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहां पर डाइपोल एग्जिस्ट करता है और डाइपोल के कारण ही सारे फिनोमेना हो रहे हैं, सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हमारे लिए मैग्नेटिक डाइपोल या चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी हो जाता है। और यही बेसिस बनता है, यही बेसिस बन रहा है जितनी भी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक। ठीक है, शुरू में चुंबक जब हमने शुरू किया था पहली क्लास से अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल पर। सारी चीजें मैग्नेटिक डाइपोल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हम मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। एक मैंने आपको बताया मैग्नेट, ठीक है, हमारी चुंबक जो होती है वो होती है मैग्नेटिक डाइपोल, और दूसरी तरह कौन सा होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं 2 मिनट्स में। तो आओ भाई, हो गई सफाई। चलो, तो हमने क्या किया कि चुंबकीय द्विध्रुव की बात करी, हमने चुंबकीय द्विध्रुव की हमने बात करी है। तो मैंने बोला आपको 2 तरह के होते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेट, एक मैं बता चुका हूं कि मैग्नेट होता है। ठीक है, तो टॉपिक लिख लेते हैं हमारे पास, जो पढ़ रहे हैं उसको लिख तो लें एक बार। ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही आपको कि क्यों पढ़ना है आपको। चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। चलो, क्या 2 तरह के बताया मैंने आपको। क्या बताया? पहला तो एक बताया चुंबक, जो कि हम बचपन से देखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। चुंबक के बारे में ही हमें बताया जाता है, और जो बताया जाता है वो थोड़ा गलत भी बता दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अब सब ठीक कर लेंगे आज पे। और दूसरा होता है हमारे पास लूप। कौन सा लूप? करंट कैरिंग लूप। ठीक है, धारावाही लूप। ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी हम इसके बारे में एक थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, किस तरह से डाइपोल बनता है। हम आज फिर उसी को समझेंगे, क्या है ना, जो हमने पहले समझा था उसी को हम आज फिर से देखेंगे और अच्छी तरह देखेंगे। तो देखते हैं चुंबक को मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट होती है, उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना के हमने देख लिया। हम देख लेते हैं लूप किस तरह से काम करता है, लूप में क्या होता है। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबक पे फिर भी इतने सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल लूप पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आने की संभावना 99.99% है। ठीक है, चलो देखा जाए। धारावाही लूप, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लिया करो ताकि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने मिले तो आपको समझ में आ जाए। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर। लूप लिखो, वायर तो स्ट्रेट भी हो सकता है, तो करंट कैरिंग लूप हम इसको बोलें। क्या होगा इसके अंदर, कैसे होंगे, इसमें क्या क्या चीजें इसके अंदर होगी वो देखते हैं एक बार। तो ये हमारा लूप है। ठीक है, ये हमारा लूप है, कुछ हमारे पास लूप है। चलिए, अब क्या है, मेरे पास 2 लोग हैं। एक आदमी को मैंने यहां पर खड़ा किया हुआ है और एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर खड़े हुए। अब ये जो आदमी है, इधर वाला आदमी जो है, इसको ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर जो करंट घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, यहां से इसको लूप दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर करंट घूम रहा है, और यहां से इधर से ये देखता है तो उसको लगता है क्लॉकवाइज करंट। ऐसे यहां से इसको दिख रहा है तो क्लॉकवाइज करंट इसको घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और इसको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इस पे घूम रहा है। तो इस पर चर्चा हम कर चुके हैं वैसे पहले। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको यहां से लगेगा तो इसको कैसा प्रतीत होगा? इसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, ये सामने मेरे रखा है लूप। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट यूं फ्लो कर रहा है। ये पीछे वाला पार्ट है लूप का,
ठीक है, और ये आगे वाला पार्ट है, ये आपका पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। इसमें करंट इस तरह से अंदर आता हुआ आपको नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है, इस तरफ से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये फ्लो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं इससे पूछूंगा भैया आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसी नजर आएंगी, इससे पूछता हूं मैं, तो ये जवाब देगा मुझे कि सर मेरे लिए तो है ना एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे घूम रहा है, करंट जो है उसका डायरेक्शन ये है, तो मुझे फील्ड अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, मुझे फील्ड अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बोलेगा कि मैंने अपने लिए फील्ड लाइन ऐसी बना ली है, मैंने अपने लिए जो फील्ड लाइन बनाई है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया है वो कुछ इस तरह से बना लिया है, अपने लिए मैंने जो क्षेत्र बनाया है वो कुछ इस तरह से बना लिया है। बहुत अच्छी बात है, से बना लिया। फिर हम गए इसके पास गया, भैया तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तो बोलता है सर मुझे तो जो है ना क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ये लूप है ऐसे, इसमें क्लॉकवाइज करंट इधर बह रहा है, तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और फील्ड जो है मुझे देखे ऐसे करूंगा, अपनी उंगलियां घुमाऊंगा, अंगूठे से बताऊंगा, तो मुझे फील्ड इस तरफ जाती हुई दिखेगी, मुझसे दूर जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलेगा इसको मुझे फील्ड ऐसी दिखाई दे रही है, मुझे फील्ड ऐसी आती हुई नजर आ रही है। अब मैग्नेट पे चलते हैं जरा 2 मिनट के लिए। मैग्नेट हमारे पास ये थी, ये हमारे पास मैग्नेट थी, ये साउथ था इसका, ये नॉर्थ था। ठीक है, बार मैग्नेट हमने बनाई थी, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती हुई हमने डिफाइन करी थी कि इस तरह से फील्ड लाइन ये निकल रही है, और यहाँ से हमने बोला था कि फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ, पूरा क्लोज लूप नहीं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्लोज लूप ही बनेगा इसके अंदर। मैं हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ से जो है वो फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में जो है फील्ड लाइंस एंटर हो रही है। नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हो, जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हो उसको हम नॉर्थ पोल भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, उल्टी बात बोल दी मैंने। पहले मैंने बोला कि नॉर्थ पोल वो है जहां से, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में बोला कि नॉर्थ पोल वो है जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फिर मैंने बाद में बोला कि जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको नॉर्थ पोल बोल दिया। ठीक है, दोनों बातें उल्टी हैं आपस में। ठीक है, और इसको मैंने बोला जहां से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उसको मैंने साउथ पोल बोल दिया, उसको मैंने साउथ पोल बोल दिया। तो आप देखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज जो इसको बाहर आती हुई दिख रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि इसको यहां पर नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको यहां पर साउथ पोल दिख रहा होगा, इसको यहां पर साउथ पोल दिख रहा होगा। तो एक ही लूप में 2 पोल बन गए हैं, एक ही लूप में 2 पोल हमारे पास बन गए हैं। इसलिए हम इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही लूप में 2 पोल बन जा रहे हैं, एक ही लूप में 2 पोल बन जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह याद ना भी रखो तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की तरह याद रख सकते हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो फील्ड आपको बाहर आती हुई अपनी तरफ आती हुई नजर आएगी, और क्लॉकवाइज से देखोगे तो फील्ड आपको अपने से दूर जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, थोड़ा और इसको प्यारा सा बना लेते हैं तो कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से हमें दिखेंगी, कुछ और बना लेते हैं तो फील्ड लाइंस हमें कुछ इस तरह से दिखेंगी। ठीक है, ये इस तरह से हमें नजर आएंगी। थोड़ा सा इधर बन गया, ये इस तरह से हमें फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज आती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक लूप में बन रही हैं, साउथ से नॉर्थ पोल आ रही हैं, साउथ से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आ रही हैं, वही हम देख पा रहे हैं। और साउथ से नॉर्थ पोल जो आ रही हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारे लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, और मैग्नेटिक डाइपोल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव की जो हमने बात करी थी, तो हमने एक टर्म डिफाइन करी थी, एक चीज हमने परिभाषित करी थी जिसको हमने कहा था डाइपोल मूवमेंट। क्या कहा था? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या था भाई? डाइपोल मूवमेंट हमने किसको कहा था वहां से चलते हैं और फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, फिर से आ जाते हैं उस पर। हम सब रिलेट कर करके बात करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो हम चकरा जाएंगे। आके ना, चलो जल्दी से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या किया था हमने? ठीक है, स्थिर विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, द्विध्रुव बोल लो बस, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे था हमारे पास, ये माइनस क्यू आवेश था और ये प्लस क्यू आवेश था। ठीक है, इसकी जो दिशा ली थी हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमने द्विध्रुव की दिशा ली थी और एक पी वेक्टर डिफाइन कर दिया था, एक पी वेक्टर डिफाइन कर दिया था जो कि इनके बीच की दूरी और चार्ज के बराबर था, इनके बीच की दूरी और चार्ज के गुणनफल के बराबर था। पी हमने डिफाइन कर दिया था।
ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने जो Q का मान लिया था और D का मान लिया था, इनमें कुछ खासियतें थी, कुछ खास बातें थी। इनमें क्या खासियत थी उसकी में चर्चा करते हैं। तो ये Q जो था यहां पर, इसका मान काफी बड़ा था, काफी बड़ा था। जब काफी बड़ा काफी छोटा हम बोलते हैं तो किसी के सापेक्ष बोलते हैं, काफी बड़ा और काफी छोटा हम बोलते हैं किसी के सापेक्ष बोलते हैं, ठीक है। और डी का मान जो लिया था हमने वो काफी छोटा था। जब मैं एक दूसरे को इनको कंपेयर करता हूं, जब मैं इनको एक दूसरे को कंपेयर करता हूं, ठीक है, मान के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मान के सापेक्ष बात करूं तो क्यू का मान काफी बड़ा था और डी का मान काफी छोटा था, ठीक है। या मैं कह सकता था कि क्यू का जो मान है वो इंफिनिटी की ओर जा रहा था और डी का जो मान है वो 0 की ओर जा रहा था, ठीक है। Q का मान जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा था और D का जो मान जो है वो 0 की ओर जा रहा था, ठीक है। तो अकेला Q और अकेला D कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। ये अलग अकेले हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा कि अगर इनको साथ में ले लिया जाए, इन दोनों भौतिक राशियों को साथ में ले लिया जाए तो एक बढ़िया कमाल की चीज बन सकती है, ये उससे कमाल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत छोटा है, ठीक। Q का मान जो है वो काफी बड़ा है और D का मान जो है काफी छोटा है, ठीक है। अब आपको ऐसे मानो कि कोई मेरे पास नंबर है 1 0 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 0, ठीक है। ये मेरे पास कोई नंबर है। वहीं मेरे पास दूसरा नंबर है 0.0000000000001, ठीक है। अब ये मेरे लिए काफी बड़ा हो गया, ये मेरे लिए काफी छोटा हो गया। दोनों ही क्वांटिटी अलग अलग हैं, काफी बड़ा है ऊपर वाला नंबर और काफी छोटा है नीचे वाला नंबर, लेकिन वहीं इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा मेरे पास। जब इनको मैं गुणा करूंगा तो जैसे ही मैंने इनको गुणा किया मेरे पास आ गया नंबर 10, और नंबर 10 को स्टडी करना मेरे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। एक जनरल एक समझाने के लिए मैं आपको बात बताइए, तो वही हमारे पास जो Q था उसका मान काफी बड़ा था और D का मान काफी छोटा था। एंगस्ट्रॉम्स में हम लेते थे D को, हमने देखा था कि H+Cl- का एक हमने लिया था, क्या बोलते हैं उसको अरे केमिस्ट्री के टर्म मुझे याद नहीं आ रही, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड, हाँ, ठीक है, बॉन्ड हमने लिया था, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है HCl के बॉन्ड में, तो हमने देखा था वहाँ पे H+ और Cl- के बीच में जो दूरी थी बहुत कम थी, वहीं उनके ऊपर चार्ज जो देखा जाए उसके एवज में चार्ज जो था वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि बड़ा था, ठीक है। तो हमने एक ऐसे चीज डिफाइन करी जो कि इन दोनों के गुणनफल से आ रही थी, ऐसे गुणनफल से आ रही थी, और बाकी फिर चीजों को हमने डिफाइन किया। वह इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। क्यों डिफाइन किया, आपको समझ में आया कि हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन ही क्यों किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन ही क्यों किया हमने, ये चीज आपको समझ में आती होगी। यहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ रहा होगा क्यों हमने डिफाइन किया है। क्योंकि हमें एक ऐसी राशि चाहिए जो कि एक बहुत बड़ी राशि और छोटी राशि से मिलकर बन रही हो, ताकि उसको स्टडी करना, उसके इफेक्ट को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। उसके इफेक्ट को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सारा का सारा जो चर्चा हम करने वाले हैं, हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ध्यान में रखते हुए सारी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ये भी आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूं इस चीज पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमने जो नाम दिया है, जो सिंबल दिया है, जो लेटर दिया है वो है M, और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन हमने लगा दिया। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पास दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल हैं। कौन कौन सा है, एक तो मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट है एक तो मेरे पास, बार मैग्नेट को चुंबक ही कहते हैं हिंदी में, तो प्यारा से तो मैं चुंबक ही कहता हूँ, हमारे पास जो घर में चुंबक होती है, ठीक है। अब बार मैग्नेट उसको कहते हो आप देख लेना, छड़ चुंबक कुछ भी कहते हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, इतना डीप में मैं नहीं जा सकता। अच्छा, और दूसरा हमारे पास होता है, क्या कहते हैं उसको हम, लूप, ठीक है, ये हमारे पास धारावाही लूप, ठीक है। ये दो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दो तरह के हमारे पास डाइपोल्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। अच्छा, धारावाही लूप और ये चुंबक हमारे पास है। इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इस तरह से हमारे पास ये चुंबक होती है, चुंबक, ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल। हम बोल देते हैं कि ये जो L है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो L के बराबर है। इसकी लंबाई किसके बराबर है, L के बराबर है, ठीक है। हम बोलते हैं इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, M जो होगा वो म्यू इंटू L के बराबर होगा, म्यू इंटू L के बराबर होगा,
ठीक है, म्यू इंटू एल के बराबर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जहां पर म्यू क्या है, म्यू क्या है, पोल की स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ, म्यू है आपकी पोल की स्ट्रेंथ, म्यू क्या है, पोल की स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ जाती है चीज। अच्छा भाई आगे की बात करते हैं, ये तो हमारे पास म्यू अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक बार मैग्नेट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, तो म्यू इंटू एल कर दो, म्यू दिया होगा, एल दिया होगा, या फिर म्यू निकालना होगा, एम दिया होगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस पर अगर क्वेश्चन बनता हो तो बिल्कुल बेसिकली बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस पर, तो एम बराबर म्यू एल आपको ये याद रखना है। तो ये तो बार मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालना चाहें, ठीक है, तो हम इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट क्या डाइपोल मूवमेंट हम निकालना चाहें तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वही बात करते हैं धारावाही लूप की। ठीक है, तो ये हमारा लूप है भैया, ये लूप है और इसमें हम मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए के बराबर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए के बराबर है इसका क्षेत्रफल। अच्छा, अच्छी बात है। तो हमने जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया है उसका जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं कुछ NIA, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, जहां पर I जो है वो इस धारा में, इस लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके बराबर है, M जो है वो NIA के बराबर है, NIA के बराबर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मेरे पास मुझे पता हो कि n जो है वो 1 के बराबर है, नंबर ऑफ लूप कितने हैं, 1 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास पता चल जाता है, तो n 1 के बराबर है, तो m को हम कह सकते हैं कि m जो होगा वो IA के बराबर होगा, m जो होगा वो IA के बराबर होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि m वेक्टर जो है वो IA वेक्टर के बराबर होगा, जहां पर a की जो दिशा है, a वेक्टर की जो दिशा है इस लूप के लंबवत वाली दिशा होगी, इस लूप के लंबवत वाली दिशा होगी। ठीक है, अब वो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको देखने को मिलता है, तो a आप किधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, जहां आपको आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर वहां आप उसको मान सकते हो। लेकिन डेफिनेशन ये है, आपको डेफिनेशन इस तरह से याद रखनी है कि m जो है वो IA के बराबर है, m जो है वो IA वेक्टर के बराबर है। यहां पर म्यू एल वेक्टर के बराबर था, वहां पर IA वेक्टर के बराबर है। ठीक है, यहां पर हमने इस तरह से क्यों डिफाइन किया है, I का मान जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, I का मान बड़ा है और A का मान जो है वो चुन्ना सा है, छोटा सा है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा मान है। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो कुछ मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा, उस फाइनाइट क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए मैं कर सकता हूं, उस फाइनाइट क्वांटिटी को स्टडी करना मेरा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देखोगे m जो है वो IA के बराबर आ रहा है। यहां पर इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक लूप के। ठीक है, याद रखना किसका डाइपोल मोमेंट है, ये धारावाही लूप का, धारावाही लूप का डाइपोल मोमेंट है, ये धारावाही लूप का डाइपोल मोमेंट है ये। ठीक है, फॉर्मूले इधर उधर मत कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं चीज़ों को। और हाँ भाई, तो इस पर डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई डायरेक्शन किस प्रकार से हम निकालेंगे, इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक सदिश है, तो सदिश की दिशा होती है, तो सदिश की दिशा क्या होगी उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे, 2 सेकंड। इस तरह से देखो, अगर लूप कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास लूप है। ठीक है, ये लूप है हमारे पास, और इसमें कुछ धारा इस प्रकार बह रही है, कैपिटल I ही ले लो, कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। किधर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो कुछ नहीं करना, आपको अपना हाथ लेना है, सीधे हाथ लेना है। ठीक है, उसको आपको ऐसे रखना है। ठीक है, फिंगर्स आपके दिखाएंगे करंट किधर जा रहा है, और अंगूठा आपका दिखाएगा कि डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर है। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा एरिया वेक्टर में आती है, तो एरिया वेक्टर पॉजिटिव हम इधर डिफाइन कर लेते हैं, जहां पर ये तो हमारे हाथ में है ना कि एरिया वेक्टर को किधर डिफाइन करें, आगे करेंगे पीछे का डिफाइन करें, तो हम उधर डिफाइन कर लेते हैं जहां पर हमारा अंगूठा पॉइंट कर रहा है करंट की दिशा में रखकर। ठीक है, तो उधर हम एरिया वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर दिशा आ जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगी। वहीं इसकी बात करते हैं, दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पर लूप के अंदर करंट कैसा बह रहा हो, क्लॉकवाइज करंट इसमें बह रहा हो। ठीक है, तो आप देखोगे इस तरह से आप फिंगर्स को रखोगे, आपका एरिया वेक्टर अंदर डिफाइन कर दोगे, इस तरह से रखोगे, अंदर एरिया वेक्टर को डिफाइन कर दोगे, तो क्रॉस बनाओगे और अंदर ये आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट की दिशा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं और आगे चलते हैं और चीज़ों को सीखते हैं हम धीरे धीरे।
है ना। मैग्नेटिक मोमेंट आपको बता दिया है मैंने, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें सीखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, वो हमें देखते जाते हैं धीरे धीरे करके। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक मोमेंट पर ही चर्चा करने वाले हैं पूरे टाइम। चलिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चलिए क्या कर रहे हैं भाई, क्या करें। हम मानते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ आवेश क्यू रखा है, प्लस क्यू, कुछ आवेश प्लस क्यू हमारे पास यहाँ रखा है और हमने इसको v वेग दे दिया है। कितना वेग दे दिया है? v वेग दे दिया है। और इसको बोला है हमने कि आप जो है भाई एक वृत्त में घूमें, एक वृत्त में घूमें और वृत्तीय गति करें इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसको बोल दिया, बाध्य कर दिया है वृत्तीय गति करने के लिए। कैसे किया? क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है, हमने कर दिया है इसको। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और हमने माना है कि ये इसके अबाउट घूम रहा है और किसी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, ये इस केंद्र के अबाउट घूम रहा है और किसी ओमेगा से घूम रहा है। एक चार्ज मैंने लिया है और ये किसी ओमेगा से यहाँ घूम रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैं किसी आदमी को बोलता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं, आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं भैया। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो जाएं बिल्कुल एकदम मस्ती से, कैप वैप लगा के, टोपी वोपी लगा के यहाँ पर खड़े हो जाएं, बढ़िया। और देखें, मुझे बताएं कि आपको चार्ज कितनी देर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ज निकला आपके पास से यहाँ से, ठीक है, और वापस घूमकर आपके पास यहाँ पर आया, है ना, फिर निकला, फिर वापस घूमकर यहाँ पर आया। आपको सिर्फ इधर का दिख रहा है, उधर का नहीं दिख रहा है कुछ भी, सिर्फ इधर का दिख रहा है। तो यहाँ पर आया, फिर घूम के वापस आपके पास आया, फिर गया, फिर घूम के वापस आपके पास इधर आया, फिर आया, फिर घूम के वापस आपके पास इधर आया। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक टाइम पीरियड में मुझे चार्ज एक बार नजर आ रहा है, एक टाइम पीरियड में मुझे चार्ज एक बार नजर आ रहा है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उसका अगर मैं टी मान लूं तो उसमें मुझे चार्ज एक बार नजर आ रहा है, तो उसमें मुझे चार्ज एक बार नजर आ रहा है। तो मैं बात करता हूं कि आपको जो करंट दिख रहा होगा इसके अंदर, जो करंट दिख रहा होगा, करंट क्या होता है? चार्ज के बहने की दर। करंट क्या होता है? चार्ज के बहने की दर। तो औसत जो आपके पास इसके अंदर करंट दिख रहा होगा, वो औसत करंट क्या होगा? Q बटे टी के बराबर, Q बटे टी के बराबर ये करंट आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, साफ साफ बोल सकते हो टी समय में क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो करंट कितना हुआ, करंट कितना हुआ, करंट कितना हुआ आपके Q बटे टी के बराबर आपके पास करंट आ गया। ठीक है, अच्छा, और टी को मैं क्या लिख सकता हूं? टी को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे ओमेगा दिया हुआ है, तो टी को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बटे ओमेगा। टी को लिख सकता हूं 2 पाई बटे ओमेगा। तो मेरे पास यहां से क्या बचेगा? यहां पे करंट क्या आ जाएगा? करंट जो होगा वो आ जाएगा Q बटे टी की जगह पर मैं लिख देता हूं 2 पाई बटे ओमेगा, तो टी 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 Q ओमेगा बटे 2 पाई। ये आई का मान मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आई का मान आ गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके केंद्र पर? अगर इस केंद्र को मैं O बोल देता हूं तो इस O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? आप जानते हो कि ये भी एक लूप की तरह काम कर रहा है। लूप में क्या होता है? करंट में जो हमारे पास वायर होता है उसके अंदर चार्ज ही फ्लो होता है। यहां पर भी एक सर्कल में चार्ज ही चल रहा है। ठीक है, तार नहीं है, तार हो ना हो उससे हमें क्या फर्क है, हमें तो चार्ज से मतलब होना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो करंट बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके केंद्र पर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो केंद्र पर बनेगी वो कितनी बनेगी उसके बारे में चर्चा की जाए तो वो बनेगी बी नॉट। ठीक है, बी नॉट मतलब बी ओ, नॉट बी नॉट नहीं, बी ओ। ठीक है, केंद्र पर उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बटे 2r, म्यू नॉट आई बटे 2r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसकी त्रिज्या आप r ले लो, त्रिज्या नहीं ली ना हमने, इसकी त्रिज्या आप r ले लो, त्रिज्या आप ले लीजिए, इसकी त्रिज्या जो है वो r के बराबर है। अच्छा, I का मान मेरे पास आया था, तो BO जो होगा इसे केंद्र पर जो फील्ड बन रही होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट बटे 2r बाहर। ठीक है, और यहां पर आपके पास आ गया है अंदर Q ओमेगा बटे 2 पाई r, 2 पाई सॉरी, Q ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये मान मिल गया है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया कि केंद्र पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसका मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m का मान कितना होगा इस लूप के कारण, इस लूप के कारण चार्ज जो फ्लो कर रहा है इसके कारण जो m का मान होगा वो कितना होगा, m का मान होगा वो कितना होगा। हमने देखा कि m के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m के लिए जो फॉर्मूला होता है हमने देखा वो IA के बराबर होता है, IA के बराबर वो फॉर्मूला होता है। I का मान क्या आ गया मेरे पास? Q ओमेगा बटे 2 पाई, Q ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, और पाई A का मान कितना आएगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। दिशा हम अभी लिख लेंगे, दिशा किधर इसकी आने वाली है। यहां से देखो आप, पाई से पाई कटेगा तो m का जो मान आया, m का जो मैग्नीट्यूड जब परिमाण आया वो Q ओमेगा r स्क्वायर बटे 2 के बराबर आया। ठीक है, और अगर दिशा भी लिखनी है तो आप देखोगे कि ये
एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आएगा, तो m की जो दिशा आएगी वो बोर्ड से बाहर आ जाएगी, m की जो दिशा आएगी वो बोर्ड से बाहर आ जाएगी, तो ये m की दिशा बोर्ड से बाहर आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास m निकला कि m क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2। तो m का जो मान आता है वो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 के बराबर आता है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 के बराबर आता है। ठीक है, अगर मैं इसके चार्ज को उल्टा घुमा देता या माइनस क्यू कर देता, चार्ज को उल्टा घुमा देता या माइनस क्यू कर देता, तो वहां पर जो आता मैग्नीट्यूड आता वो अभी भी इतना ही आता, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2, बस दिशा में परिवर्तन हो जाता कि दिशा आगे पीछे अंदर नीचे हो जाती। ठीक है, अंदर बाहर हो जाती, या तो अंदर हो जाती या बाहर हो जाती, जैसी जो भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से दिशा हो जाती, लेकिन m का मान यही रहता, m का मान हमेशा यही हमारे पास आता अगर एक चार्ज को हम घुमा रहे होते, एक वृत्तीय गति करा रहे होते एक आर त्रिज्या के वृत्त में। ठीक है, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे 3-4 सितारे लगा के इसको लिख लो, ये बहुत काम का फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, ये बात हुई, ये चर्चा हमने करी। चलो और करते हैं और देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या लिया था, यहां पर तो हमने एक चार्ज को घुमा दिया था। अब हम क्या करते हैं, हम एक वलय ले लेते हैं। वलय समझते हैं सब लोग? ठीक है, एक वलय, एक रिंग हमने ले ली है यहां पर। आइए उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आसानी हो जाए मेरे पास ये समझने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ तक आ गया ना, चलो। अरे यार उसको रब कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसे ही था, प्लस क्यू आवेश था और इधर जा रहा था, इधर फिर इधर और फिर इधर। ठीक, इस तरह से ही था। ठीक है, ये वी वाला इधर जा रहा था। चलिए, ये हमारे पास आता है और आर इसकी त्रिज्या हमने ले ली थी, आर इसकी त्रिज्या हमने ले ली थी। ठीक है, और ओमेगा से ये घूम रहा था। चलें भाई, ये हमारे पास आती। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका कोणीय संवेग निकाल के बताएं। कोणीय संवेग निकालिए, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, जिसको हम इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ये मुझे निकाल के बता दो जल्दी से। कितना होगा भैया एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से दिखाते हैं, L होता है। ठीक है, L किसके बराबर होगा, ये चीज जल्दी से बता दें आप हमें। कितना होगा भाई, L होगा इसका I ओमेगा के बराबर। L का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, I ओमेगा। ठीक है, I ओमेगा, I क्या है यहाँ पे, I करंट नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, जड़त्व आघूर्ण। करंट मत समझ लेना इसको, करंट नहीं है ये। ठीक है, ये आई ओमेगा के बराबर हमारे पास आ गया है। तो एक चार्ज जिसका अगर द्रव्यमान m हो, उसको मैं अगर एक r त्रिज्या के सर्कल में घुमा रहा हूं ओमेगा से, तो उसका जो L होगा, जो उसका कोणीय संवेग होगा, वो किसके बराबर आएगा, आई ओमेगा के बराबर आएगा। यहां पर I इसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, I की परिभाषा ये होती है, एम आर स्क्वायर इसका I होगा, और ओमेगा से घूम रहा है, तो कोणीय संवेग जो हमारे पास L आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। L जो होगा वो किसके बराबर आ गया, L इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा M कितना आया था हमारे पास, M कितना आया था भाई, M आया था Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा M बटे L अगर कर दूं तो कितना होगा, M बटे L अगर कर दूं तो कितना होगा, Q ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 बटे एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, देखो आर स्क्वायर ओमेगा और आर स्क्वायर ओमेगा यहां से कट जाएगा, तो m बटे एल का जो मान आएगा वो q बटे 2m के बराबर आ जाएगा। q बटे 2m के बराबर आ जाएगा m बटे एल का मान। m बटे एल का मान जो होगा वो q बटे 2m के बराबर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इस पार्टिकल को किसी भी त्रिज्या में घुमाया जाए,
इस पार्टिकल को किसी भी त्रिज्या में घुमाया जाए, किसी भी ओमेगा से घुमाया जाए, किसी भी त्रिज्या में किसी भी ओमेगा से घुमाया जाए, इसके m/l का जो अनुपात आएगा वो हमेशा q/2m के बराबर एक नियत राशि के बराबर होगा। q/2m के बराबर होगा, एक नियत राशि के बराबर होगा, जो कि इसकी सिर्फ चार्ज और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। किस त्रिज्या में घुमा रहे हो, किस ओमेगा से घुमा रहे हो, उस पर कोई निर्भरता उसकी नहीं है। जिस ओमेगा से घुमाओगे उसके अनुसार वो त्रिज्या को अपनी मेंटेन कर लेगा, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि q/2m इसके बराबर इसका जो रेशियो है वो आ जाए। हमेशा हमेशा इसका q/2m के बराबर रेशियो आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया हमारे लिए? क्योंकि हमें ये एक और तरीका बता रहा है डाइपोल मोमेंट निकालने का। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो आ ही गया था, NIA के बराबर, IA के बराबर जो हमने फॉर्मूला देखा था वो तो हमारे पास आ ही गया था। लेकिन अभी हमारे पास एक और रूप मिल गया है डाइपोल मोमेंट निकालने का, जो कि m/l बराबर q/2m से मिलता है। तो मुझे अगर किसी भी एक सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला जाता है तो मैं कह सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट जो होगा वो q/2m × l के बराबर होगा। q/2m × l के बराबर मेरे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है, आपको आगे जो एग्जांपल्स में लेने वाला हूं उसके अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम वलय पे चलते हैं, जहां पर हम पहले चले गए थे, वापस आए पीछे, तो वापस वलय पर चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलने वाला है। किसका? एक वलय को अगर हम घुमाते हैं ओमेगा से, ठीक है, और उसके ऊपर आवेश होता है Q। कितना आवेश होता है? Q। चलिए आइए देखते हैं हम इसको। तो देखो भाई, वलय बना ली जाए एक, है ना, ये रिंग है हमारे पास, और इस पर इसकी जो सतह है उस पर सब जगह पर चार्ज प्लस 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 Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q आवेश इस पर सब जगह पर है। ये प्लस Q आवेश इस पे सब जगह पर है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमें इसको घुमा देना है ओमेगा से हमने इसको घुमा दिया है, इसको वलय को इसको हमने घुमा दिया। अच्छा, वलय घूम रही है तो मतलब इसके ऊपर जो आवेश है वो घूम रहा है। अगर आवेश घूम रहा है, आवेश चल रहा है तो करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, करंट पैदा हो रहा है तो बाकी सब चीज़ें भी होंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं आपसे पूछूं कि बताएं आपको करंट कैसा, आपको चार्ज कैसा दिख रहा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड में आपको कितना चार्ज घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बताओ, आप कहोगे कि इसके ऊपर क्यू आवेश है, इसके ऊपर क्यू आवेश है, तो एक टाइम पीरियड में, एक चक्कर के अंदर पूरा क्यू आवेश मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, एक चक्कर में पूरा क्यू आवेश मेरी आंखों के सामने से गुजर गया है। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो करंट होगा, जो आई होगा इसके अंदर, वो किसके बराबर होगा? आई होगा Q/T के बराबर। ठीक है, Q/T के बराबर इस पर आई होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? Q/T की जगह पे क्या लिखूं? 2π/ω। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है ये, तो Q/2π के बराबर आई का मान मेरे पास आ जाएगा। बहुत आसान चीज है ये, हम अभी पहले भी कर चुके हैं। तो आई का मान जो है Q/2π के बराबर आ गया। वही मैं बात करता हूं कि इसके केंद्र पर जो B का मान होगा वो कितना होगा, जो B निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, उसकी बात करते हैं। इसको हम O मान लेते हैं, तो वो होगा μ0/2R, R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, μ0/2R, और यहाँ पर आएगा I, तो ये मेरे पास B का मान आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास B का मान यहाँ पर आ जाएगा। R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, μ0/2R Q/2π के बराबर ये आ जाएगा। चलें भाई आगे देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम किससे दर्शाएंगे? इसका हम दर्शाएंगे M से। किससे दर्शाएंगे? M से दर्शाएंगे, हाँ क्या ना। ठीक है, और इसका मान क्या होगा? इसका मान होता है आपका IA के बराबर, तो I × A, है ना। दिशा हम देख लेंगे बाद में। I कितना आया आपके पास? Q/2π। ठीक है, और A कितना आया आपके पास? πr², क्योंकि ये लूप एक सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पर πr² पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो M का जो मान आया वो कितना आया? Q/2 Q/2। ठीक है, ये M का मान मेरे पास आ गया, ये M का मान मेरे पास आ गया। ठीक, Q/2 ये M का मान मेरे पास आ गया है। ठीक है, जो पहले आ रहा था उतना ही अभी भी आया है, जो पहले आ रहा था, जो रिंग के लिए चार्ज के लिए आ रहा था उतना ही रिंग के लिए भी आया है। पॉइंट चार्ज के लिए जो आ रहा था वो भी वही रिंग के लिए भी आया है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, और क्या करें हम इसके अंदर? इसकी दिशा देख रहे हैं, दिशा कहाँ आएगी? इसकी बाहर की तरफ इसकी दिशा हम लोग बता पाएंगे। इसकी दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, चलो पता करते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कितना होगा। इसका कोणीय संवेग I ω के बराबर आएगा।
ठीक है। और इसका जो आई होगा, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एल जो आया वो किसके बराबर आ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर, कुछ भी लिख लो इसको, ठीक है। वही एम बाय एल का मान निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर आया, ठीक है, वो अभी भी किसके बराबर आया, एम का मान कितना आया था, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 बटे एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्यू बटे 2m के बराबर अभी भी ये मान आ गया है, तो ये मान अभी भी क्यू बटे 2m के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये एक नियत कांस्टेंट मान है m बाय एल का, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए ये क्यू बटे 2m, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखा हमने एक वलय के लिए, किसके लिए, वलय के लिए, एक रिंग के लिए, ठीक है। एक रिंग के लिए हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 के बराबर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ठीक है। चलिए याद करा दूंगा मैं आपको, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं और चर्चा करते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या लिया, अभी हमने वलय ली, वलय पे देखा कि वलय पर कितना मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अब ले लेते हैं हम एक डिस्क, एक चकती देखते हैं, चकती पर कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा अगर उसके ऊपर क्यू चार्ज है और ओमेगा से घूम रही है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, उसको समझते हैं, ठीक है। ये रिंग फिंग तो बहुत आसान था, इसको हमने जल्दी जल्दी खटाखट कर लिया। ठीक है, इसमें पूरे में जो है वो प्लस क्यू आवेश है। चकती समझते हो आप किस तरह से होती है, प्लस क्यू आवेश है इसके अंदर पूरे में, हर इसकी सतह पर हर जगह पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस 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 आवेश इसके पास है, ठीक है, अच्छी बात है। और हम देख सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ से त्रिज्या जो है वो आर के बराबर है, त्रिज्या जो है वो आर के बराबर है, ठीक है। इस सब जगह पर यहाँ पर प्लस प्लस आवेश है, और इसको हमने ओमेगा से घुमाया है, और इसको हमने ओमेगा से घुमाया है भाई, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ओमेगा से हमने इसे घुमा दिया है। और क्या चाहिए आपको, त्रिज्या भी दे दी मैंने आपको, है ना, और तो कोई ज़रूरत नहीं है, चलो और कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें बताना है कि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी जो केंद्र पर होगी वो कितनी होगी, उसको हम कैसे करेंगे। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम मानेंगे कि यहाँ से x दूरी पर जाकर, यहाँ से x दूरी पर जाकर एक वलय हमने ली है, ठीक है। एक रिंग हमने मानी है x दूरी पर जाके, जिसकी मोटाई dx के बराबर है, जिसकी मोटाई किसके बराबर है, dx के बराबर है, ठीक है। ये जो मोटाई होगी इसकी, ये dx के बराबर होगी, ठीक है। x पे जाके dx थिकनेस की हमने एक रिंग मानी है, और इस रिंग को हम घुमा रहे हैं क्योंकि चकती जो है ओमेगा से घूम रही है, तो रिंग भी जो होगी वो ओमेगा से ही घूम रही होगी, ठीक है। तो हम रिंग के लिए चीज़ों को लिखते हैं और फिर उसको छोटी 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 ऐसी अनंत रिंग मान लेते हैं, और अनंत रिंग मान के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमें मिलती जाएंगी। पहले हम बात कर लेते हैं बी की, जो इसके केंद्र पर जो बी होगा उसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से वो कितना बनेगा, ठीक है। केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, हम जानते हैं कि रिंग की वजह से जो आता है वो म्यू नॉट आई बटे 2r के बराबर आता है, म्यू नॉट आई बटे 2r के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है। आई का मान हमें रखना है, आई का मान हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्यू ओमेगा बटे 2 पाई के बराबर आया था, क्यू ओमेगा बटे 2 पाई के बराबर आया था। अब यहाँ पर कितना क्यू है, इसमें कितना क्यू है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ ये जो चीज़ है, ये जो जगह है, ये जो हमने वलय मानी है, इसके अंदर कितना क्यू आ रहा है। पूरे की पूरी सतह में जो टोटल चार्ज है वो क्यू के बराबर है, ठीक है। टोटल चार्ज किसके बराबर है, क्यू के बराबर है पूरी सतह में। तो आप देख सकते हो इसका जो सिग्मा होगा वो क्यू बटे ए के बराबर होगा, यानी कि क्यू बटे पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मुझे चाहिए इस छोटे से रीजन में, तो इस छोटे से रीजन के एरिया से इसको गुणा कर दूं सिग्मा को, तो मुझे यहाँ का चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ का चार्ज जो छोटा सा डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर, ठीक है। इस छोटे से का मेरी एरिया मान लिया डी ए, ठीक है। तो सिग्मा इंटू डी ए का मान कितना होगा, 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका मान जो आएगा वो 2 पाई एक्स डी एक्स के बराबर आएगा। आप निकाल सकते हो इसका मान, बिल्कुल बहुत बार कर चुके हैं हम ये चीज़। इसका जो मान आएगा वो 2 पाई एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा जो डी क्यू आया उसका मान कितना आया आपके पास, सिग्मा का मान भी रख देता हूँ कितना, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। देखो पाई से पाई कट गया हमारे पास, यहाँ पे डी क्यू का मान जो आया है वो आया है क्यू बटे आर स्क्वायर 2 क्यू बटे आर स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ठीक है, ये डी क्यू का मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर हम रखेंगे डी क्यू का मान, हमारे पास हमें आई चाहिए ना, तो आई क्या होगा, आई हो जाएगा छोटा सा आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी क्यू ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, डी क्यू ओमेगा बटे 2 पाई के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम मान रखते हैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में आई का, इसको भी छोटा आई ले लो, तो कितना होगा b इज इक्वल्स टू छोटा सा डी भी बनेगा, छोटे से रिंग की वजह से वो कितना बनेगा, म्यू नॉट, कहाँ गया भैया, म्यू नॉट आई का मान कहाँ है, डी क्यू ओमेगा बटे 2 पाई, ठीक है, बटे 2r। ठीक है, तो डी भी कितना आ गया, म्यू नॉट ओमेगा बाहर ले लीजिए आप, ये नीचे 4 पाई भी आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू। और इंटीग्रेशन डी क्यू को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको 2q बटे आर स्क्वायर, 2q बटे आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से r तक इसका इंटीग्रेशन होगा। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा है। चलो आगे देखते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन रख दो, तो b का जो मान आएगा केंद्र पर वो म्यू नॉट ओमेगा बटे 4 पाई r। ठीक है, ये 2 से इधर 2 कटा तो 2 से इधर 2 दूनी 4, ठीक है, कट गया, और क्या बाहर आएगा, क्यूब क्यूब बाहर आएगा, और ये r क्यूब नीचे आ जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास x का इंटीग्रेशन, ठीक है, x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखोगे तो म्यू नॉट ओमेगा क्यू, ये r से गया एक बार, ठीक है, ओमेगा क्यू बटे 4 पाई r बटे 4 पाई r, ये b का मान हमारे पास आ गया है सेंटर पे, जो कि पूरे वलय की वजह से बन रही है। देखो भाई, अच्छा अगर मैं इसको चाहूँ ऐसा लिखना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट ओमेगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और r से गुणा, तो क्यू बटे पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बटे 4 के बराबर आ जाएगा। एक कहीं मैंने मिस्टेक की है, कुछ 2 की, कहीं मैं कहीं 2 खा गया हूँ एक, ठीक है, ये 2 इधर यहाँ था, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये लिखा मैंने इधर 2q एक्स डी एक्स, 2q एक्स डी एक्स, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा म्यू नॉट डी क्यू ओमेगा, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, डी क्यू की जगह पर मैंने लिखा है, सिग्मा के टर्म्स में कर लेना चाहिए था बेसिकली, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, ये 2 से 2 कट गया यहाँ पर। ठीक है, आर स्क्वायर बटे 2, एक बार फिर से इसको हम सिग्मा के टर्म्स में कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं 2 का टर्म मिस हुआ है मुझसे। चलिए फिर से कर लेते हैं इसको, 2 मिनट लगेंगे। इसको भी इधर नहीं लिखते, इधर ही लिखते जाते हैं सब चीज़ों को एक एक करके। चलिए सबसे पहले इसमें देखें डी क्यू का मान क्या आएगा, तो डी क्यू का मान इसके अंदर कितना होगा, सिग्मा डी है। ठीक है, सिग्मा डी है, जो कि सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सिग्मा का मान हम बाद में रख लेंगे, अभी सिग्मा के रूप में चलने देते हैं। सिग्मा जो है वो क्यू बटे पाई आर स्क्वायर के बराबर है, यहाँ हम इसको बस ये याद रखते हैं कि सिग्मा जो है क्यू बटे पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये हमारा डी क्यू का मान आ गया। अब हमें आई का मान चाहिए, तो आई का मान होगा डी क्यू इंटू ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, डी क्यू बटे टी से ये आ जाएगा हमारे पास, तो आई का मान जो आया, छोटे से आई का मान निकलते हैं, छोटा आई लिखते हैं, तो छोटा आई जो होगा वो डी क्यू ओमेगा बटे 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर से हम डी क्यू रख देते हैं, तो सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स ओमेगा बटे 2 पाई। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, ये कटा 2 पाई से 2 पाई, चलो कर चलने दो, सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आई का मान आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बी निकालते हैं, तो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बटे 2x। ठीक है, म्यू नॉट आई बटे 2x का मान हमारे पास आएगा, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 2x, और i की जगह पे हम रखेंगे सिग्मा ओमेगा x dx। ठीक है, तो क्या क्या कटा, x से x कट गया यहाँ पर, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, डी भी आएगा, तो ये b हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, तो b हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा इंटीग्रेशन dx 0 से r। ठीक है, अब ये b आ गया हमारे पास, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बटे 2। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, वो कहीं 2 का मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने डी क्यू के सिग्मा में बहुत सारे वेरिएबल्स कर लिए एक साथ, तो कोई नहीं, हम सिग्मा के टर्म्स में आंसर निकाला, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बटे 2, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इसके केंद्र पर वो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बटे 2 के बराबर आ जाएगी। याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है।
याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बटे 2 के बराबर हमारे पास बी आ गया। अब हम कोशिश करते हैं निकालने की इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भाई इसका निकालने का। इस वलय इसका क्या, चक्ति का जो इसके डिस्क है, इस डिस्क का हमें निकालना पड़ेगा कि कितना आने वाला है, कितना इसका आने वाला है, एम निकालना है। तो एम निकालने के लिए हम क्या करें, हम वही करेंगे जो हमने बी निकालने के लिए किया है। हम छोटी छोटी रिंग मान लेंगे, छोटी छोटी वलय मान लेंगे अनंत, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस छोटी सी वलय के कारण जो छोटा सा इसका डीएम बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा सा डीएम बनेगा वो क्या बनेगा उसको देख लेते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं ताकि हम यहां पर इसको रेप्लिकेट कर पाए। क्यू की जगह पर क्या आएगा, डी क्यू, ठीक है, ओमेगा तो ओमेगा ही है। आर की जगह पे आएगा, इसकी जो त्रिज्या होगी जहां पर वलय है वो कितनी है, एक्स दूरी पर है, तो एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। तो डीएम कितना हो जाएगा, देखो जरा, डी क्यू की जगह पे क्या लिखे हैं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया डी क्यू, हम कहाँ गया, सिग्मा डी है, सिग्मा डी यानी कि सिग्मा इंटू 2 x dx, सिग्मा इंटू 2 x dx, ठीक है, ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है। मुझे चाहिए एम चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, सब जगह इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा इसका 2 पाई सिग्मा, ठीक है, 2 से 2 तो कट गया ना यहाँ से, इसको काट दो, फिर कितना बचेगा, सिग्मा पाई ओमेगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, ये मेरे पास बच रहा है अंदर 0 से r तक। कहाँ तक कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक है चक्ति, 0 से r तक, तो 0 से r तक इसको कर दूंगा। तो m कितना आ जाएगा, देखें जरा, सिग्मा पाई ओमेगा r की घात 4 बटे 4, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर सिग्मा का मान रख देते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मुझे सिग्मा का मान यहाँ पर रख देना चाहिए। तो सिग्मा का मान क्यू बटे पाई आर स्क्वायर है, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर पाई रखा और यहाँ पर मैंने ओमेगा रखा, आर की घात 4 बटे 4 मैंने यहाँ पर नीचे रखा। तो एम कितना आ गया, देखोगे आप जरा, आपकी पाई से पाई कटा, ठीक है, ये आर स्क्वायर से 2 बार यहाँ गया, ठीक है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4 के बराबर इसका आ गया है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसका आघूर्ण आ गया है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4 के बराबर। याद रखने वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4 के बराबर ये आ रहा है, ठीक है। चलिए हमारे पास आता है, ये भी हमने निकाल लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि यही चीज़ निकालनी है, आपको डिस्क दी हुई है, यही चीज़ निकालनी है, लेकिन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो किस तरह से करोगे भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, बहुत देर लगी, काफ़ी टाइम लगा हमको निकालने में, ठीक है, वहाँ तक हम पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें हमने सोची। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरे पास एक चक्ति है, ठीक है, जो कि ओमेगा से घूम रही है, जिसकी त्रिज्या आर है और जिसके ऊपर आवेश सब जगह पर क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कितना होगा। मैं आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप m बटे एल का मान निकालोगे, बोलोगे कि ये q बटे 2m के बराबर होगा, ये q बटे 2m के बराबर होगा, और यहां से आप बोलोगे कि जो m का मान आएगा वो q बटे 2m इंटू एल के बराबर आएगा, और L क्या होगा, L आई ओमेगा के बराबर होगा। यहाँ से आप L निकालना चाहो तो L जो होगा वो आई ओमेगा के बराबर होगा। I को जो मैं आई नॉट लिखता हूँ क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करंट नहीं है, ठीक है। तो आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा चक्ति का जो होता है वो एम आर स्क्वायर बटे 2 के बराबर होता है, एम आर स्क्वायर बटे 2 के बराबर इसका आता है, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण तो एम स्क्वायर बटे 2 इंटू ओमेगा के बराबर ये आ जाएगा। मान रखो यहाँ पर क्यू बटे 2m इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा बटे 2, कितना आ गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4, वही फॉर्मूला आ गया। बिना इंटीग्रेशन के 2 सेकंड में आंसर आपने निकाल दिया है कि इतना इसका आने वाला है मोमेंट ऑफ द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इतना इसका चक्ति का आने वाला है, ठीक है। तो आगे हम जितने भी करने वाले हैं उसमें सिर्फ डायरेक्टली m बटे एल लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ m बटे एल का लगा के हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अब हमें, तो हम धीरे धीरे करते जाते हैं। पहले आप देखते हैं, इसके बाद हम चक्ति देखिए हमने देखते हैं एक खोखला गोला, खोखला गोला है, ठीक है, उसके ऊपर आवेश है सब जगह पर Q, ठीक है, पूरा आवेश उस पर Q है, और हमें बताया गया है कि वो उसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान है। हमसे बोला गया है कि बताइए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और ओमेगा से हमने उसको घुमा रखा है, तो इसका कितना होगा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास खोखला गोला होगा इस तरह से, और ये इस एक्सिस पे घूम रहा होगा ओमेगा से, इस पर आवेश जो है वो प्लस क्यू के बराबर है सब जगह पर, है ना। ये ओमेगा से घूम रहा है और हमें पता करना है कि इसका कितना होगा, इसकी त्रिज्या है r, इसका डाइपोल मोमेंट पता करना है। तो हम जानते हैं कि m बटे एल जो होता है वो q बटे 2m के बराबर आता है,
ठीक है, इसका एल पता करते हैं। इसका एल होगा आई नॉट ओमेगा के बराबर। आई नॉट कितना होगा इसका 2/3 mr²। ठीक है, ये पता होनी चाहिए हमको, सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर रखूँ मैं एल वैल्यू, तो m का मान क्या आएगा मेरे पास q/2m इंटू कितना 2/3 mr² ओमेगा, सॉरी। देखो m से m कटा, ये 2 से 2 कटा, तो m का मान कितना आ गया q ओमेगा r²/3। खत्म। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसको पूरे लिखने करने में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हम अगर मेरे पास ठोस गोला हो, ठोस गोले पर क्यों आवेश हो, ओमेगा से घुमा रहे हो, उसका पता करना हो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, तो कर सकते हैं। इसको अगर हम करते इंटीग्रेशन तो कैसे करते हैं, इसको हम मानते कि यहाँ से हम थीटा पे जाते और थीटा पे जाके एक रिंग मानते, ठीक है, वाले मानते, उसके कारण यहाँ पर उसके कारण हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते और फिर उसको इंटीग्रेट करते पूरे में। ठीक है, जैसे हम वो निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करते थे, वो सब चीज़ें हम वापस यहाँ पर करते हैं। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो पास तो फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हम ये काम कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारे पास ठोस गोला अगर हो तो उसको क्या करते हैं। ठोस गोला हो तो कैसे करेंगे। ये ओमेगा है भैया मेरे पास। अगर ये ओमेगा है तो देखो भाई, करो आगे। इस पर आवेश जो है वो क्यू के बराबर है। क्यों है? क्योंकि क्यों है, आवेश इसके बराबर है, क्यों के बराबर है ना। अच्छा, ओमेगा से घूम रहा है, हमें बताना है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। हम जानते हैं कि m/l जो होगा वो q/2m के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, और m जो होगा वो किसके बराबर होगा, q/2m इंटू l के बराबर होगा। देखा जादू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। देखो भाई क्या होगा, m निकालना है q/2m, l का मान होगा आई ओमेगा के बराबर, आई होगा इसका 2/5 mr², डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ओमेगा तो ओमेगा है ही। ठीक है, ये 2 से 2 गया, m से m गया, तो m का मान जो आया वो कितना आया, q ओमेगा r²/5। 5 ही आया ना, 5 q ओमेगा r²/5 के बराबर हमारे पास ये आ गया है वैल्यू। ठीक है, चलिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठोस गोले को ओमेगा से घुमाया जाए क्यू पे, क्यू चार्ज से, तो उसका डाइपोल मोमेंट इतना आने वाला है। तो ये सारे हमने देखे, हमको याद कैसे रखा जाए भैया, ये सारे फॉर्मूले आ गए हैं, क्या करें इसको हम याद रखने के साथ। या सर ने बोल दिया सारे याद रखने हैं, कहीं से हम तो भूल जाएंगे, कैसे याद रखा जाए इनको, तो इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले क्या क्या आए हैं हमारे पास वो लिखते हैं। क्या क्या फॉर्मूले आए हैं हमारे पास फॉर्मूला आया है क्यू ओमेगा r²/2, क्यू ओमेगा r²/3, क्यू ओमेगा r²/4 और क्यू ओमेगा r²/5। ये तो फॉर्मूले 4 फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। ये किसके लिए था आपके पास, ये किसके लिए था आपके पास, पॉइंट चार्ज। ठीक है, बिंदुवत आवेश या फिर वलय, इन दोनों के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, कि ये 5 फॉर्मूले 4 हैं, और ये आया आपके लिए खोखले गोले के लिए। और ये आपके पास आया है डिस्क के लिए, चकती के लिए। और ये आया है ठोस गोले के लिए। बस ये टेबल याद रख लो, हो गया काम आपका, सारे फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, ये क्या करें हैं हमने, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग आकारों के, जो कि ओमेगा से घूम रहे हैं, क्यू इनके ऊपर आवेश है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओमेगा से घूम रहे हैं, क्यों उनके ऊपर आवेश है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर इनकी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझा आज
कि क्यों हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें हमने देखा। हमने कई आकार देखे हैं, वलय देखा है, एक 4 से घुमाया है, वलय घुमाया, चकती, फिर ठोस गोला, फिर खोखला गोला, इन सबको घुमा घुमा के देखा है कितना इसके पर द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है इनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें फॉर्मूला हम देखें, इनको थोड़ा डाइजेस्ट करें, आप याद रखें इन चीज़ों को, ताकि हम क्वेश्चंस करने में इनका इस्तेमाल कर पाएँ। आज यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में भी हम द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर चर्चा और करने वाले हैं आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।